के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी चुप्पी से पाया भी बहुत कुछ है और खोया भी बहुत कुछ है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, चुप्पी राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण है? ऐसी चुप्पी जो डिग्निफाइड है, जो गरिमा के साथ है, जो प्रतिक्रिया नहीं देती है, जो घड़ी घड़ी बोलती नहीं। अभी किसान आंदोलन पर भी जो उनका नजरिया था उसकी भी बड़ी चर्चा हुई जी। सबसे पहले तो वंसल न्यूज़ को और इस कार्यक्रम को आप यहाँ आए हैं संपादित करने के लिए, तो आपको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बहुत सारे ग्वालियर के युवा साथी भी उपस्थित हैं, जिसमें आदरणीय प्रवीण पाठक जी विधायक जी भी हैं, तुष्मुल जी भी हैं, मितेन जी भी हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन लेना संभव नहीं है। आप सबको मेरा धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप सबको, कि आप सब भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपने जैसा कहा कि कुछ खोया है कुछ पाया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस स्थिति में मेरे पिता आज हैं वो देश के कृषि मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि मैं अपनी समझ से जो महसूस करता हूँ वो यही करता हूँ कि उन्होंने पाया ही है। खोया क्या है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई व्यक्ति अपने धैर्य से, सरलता से, सहजता से, जो उनकी खासियत है कि वो प्रतिक्रिया कम देते हैं, उनके जो व्यक्ति विशेष के गुण हैं, अगर उस गुण से कोई व्यक्ति देश के कृषि मंत्री तक पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से मैं अपनी समझ से कहूँगा कि उन्होंने बहुत कुछ पाया है। और राजनीति में हमेशा वाक्पटुता भी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में चुप रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बोलना ज़रूरी है। तो मेरे पिता जब समय होता है तो समय के हिसाब से उत्तर भी देते हैं, और ये उनकी व्यक्तित्व का विशेष गुण है कि वे सुनते जाता हैं और बोलते कम हैं। बड़ी बात है। तो क्या हम ये माने कि आपने उन्हीं को इस मामले में आपके रोल मॉडल वो रहे हैं, आपने उनका अनुसरण किया है? मैं क्या, जो भी जिनके भी माता पिता होते हैं, उनके जब बच्चे का जन्म होता है तो हम सब देखते हैं, तो कोई कहता है कि ये माँ पर गया है, कोई कहता है पिता पर गया है। तो वो जब हम बात करते हैं वो बात करते हैं उसके चेहरे और मोहरे की, लेकिन निश्चित तौर पर जो बच्चे होते हैं वो माता या पिता पर ही जाते हैं, चाहे वो कर्म की बात हो, चाहे चेहरे मोहरे की बात हो, चाहे बात उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे झलकता है कि ये पिता पर गया है या माँ पर गया है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ जो पिता ने अच्छे काम किए हैं, जो उनके व्यक्ति विशेष के जो गुण हैं उनको आत्मसात मैं भी करूँ। और मैं कहाँ तक जाऊँगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ये भी कहेंगे कि उनका बेटा है, अच्छा है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। पद और कद पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। एक बार ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, सर क्षमा कीजिएगा, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कई बार, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय है कि जिसको हम उजागर नहीं करें। उन्होंने हमसे कहा कि शरद जी, हम लोगों ने ट्रेन की यात्राएं इतनी की हैं कि घर में कई बार मेरा बेटा, अब वो आपके लिए रेफर कर रहे थे या छोटे भाई के लिए, मैं नहीं कह सकता, उन्होंने कहा वो मुझसे कहते हैं कि घर में भी ऐसे क्यों सोते हो जैसे बर्थ पे सो रहे हो, सिकुड़ कर इस तरह से। आपने वो दर्द शायद नहीं देखा। कहने वाले कहते हैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, बड़ी तकलीफ भी होती होगी। तो ये जो एक अंतर है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो आपके पिताजी ने स्ट्रगल किया वो आपने नहीं किया, वो शायद तुष्मुल जी ने नहीं किया, वो शायद मितेंद्र ने भी नहीं किया। बड़ा ऑर्थोडॉक्स सवाल है, लेकिन कई बार बड़ी ऊब पैदा करता है, बड़ा चिढ़ भी पैदा करता है। क्यों तुलना? देखिए, जब हम समाज में होते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन होना स्वाभाविक है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो मेरे पिता का संघर्ष था वो ना मेरा रहा, ना तुष्मुल जी का रहा, ना मितेन जी का रहा। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन होना स्वाभाविक है, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन बात ये है कि हमने वो संघर्ष पिता का देखा या नहीं देखा। मैंने वो समय भी मुझे याद है, जब वो ट्रेन में फादर साहब जाते थे तो वो मम्मी को बोलते थे कि ऐसा करना, वो जो पेपर जो सुबह अपने आते हैं
तो इकट्ठे होकर महीने के इकट्ठे हो जाते हैं, 20, 25, 30, 40 पेपर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहते हैं इसको बैग में रख देना, क्योंकि अगर सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय सीट के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रमों में जाना है। और जिस समय पिता ने काम करना शुरू किया उस समय तो मेरे ख्याल से कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी पार्टी की 400 सीटें आएंगी। तो वो इसलिए अखबार रखवाते थे कि सीट पे बैठने की जगह भी नहीं मिली तो नीचे बिछाएंगे और सो जाएंगे। ये उनके काफ़ी सारे दोस्तों ने भी मुझे बताया, और पिता जब जाते थे तो हम सब ने बहुत व्यक्तिगत रूप से भी देखा है। इसमें मेरे पिता हों चाहे तुष्मुल जी के फादर हो, सबका संघर्ष एक जैसा है और सब उस संघर्ष से निकल कर आए और आज बहुत अच्छी स्थिति में है, पार्टी की बड़ी भूमिका में है। यही भारतीय जनता पार्टी है। बड़ी बड़ी बात आपने कही है, ये वाकई बीजेपी के उस संघर्ष को भी रेखांकित करती है। आज जो लोग चमकते हुए कंगूरे बीजेपी के देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके पीछे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या किया है या प्रभात झा जी ने क्या किया है। अपने स्वास्थ्य को कहां तक, किस हद तक दांव पर लगाकर इन नेताओं ने वो यात्राएं की हैं जिनमें अखबार बिछाकर फर्श पर सोना पड़ता था। ये बड़ी बात है। मैं प्रभात जी को भी देखता हूं, कई बार उनको देखता हूं, उनकी जिजीविषा बड़ी प्रबल है। प्रभात जी नहीं, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के जो आज बड़े लोग हैं उन सबकी यही संघर्ष यात्रा है। आपको शायद याद हो या ना हो, जब प्रधानमंत्री जी शपथ लगभग ले ही ली थी उन्होंने, तो निश्चित तौर पर किसी को पता तो नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनके जो संस्मरण लोगों के साथ हुए, तो मुझे याद एक पेपर में संस्मरण था कि किसी महिला ने कहा, पूर्वोत्तर की एक महिला थी, जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपनी सीट हमको दी और वो नीचे पेपर बिछाकर सो गए। तो ये देश के प्रधानमंत्री भी उसी संघर्षों से आए हैं जहाँ से हमारे पिता हैं और सब पार्टी के जो पुराने नेता हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, और ये तो बात हुई प्रधानमंत्री की। अभी जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, नरेंद्र सिंह जी और प्रभात जी की, लेकिन ऐसे असंख्य कार्यकर्ता हैं जो अपना श्रेय लेने भी कभी नहीं आए बीजेपी में कि हम पेपर पे सोए, हमें विधायक बना दीजिए, सांसद बना दीजिए। पार्टी इसीलिए है, बीजेपी आज इसीलिए आगे बढ़ी है कि उन्होंने कहा नहीं, नेता हमारे ये हैं, हमें छोड़िए, भूल जाइए, हमें शरद जी हमारा जिक्र भी मत करिए। चलिए मैं आता हूँ आपकी तरफ। आप क्या देखते हैं देवेंद्र जी, अब आप उस लाइन पे हैं बिल्कुल, जब आपके पिता को तब तक जिस उम्र में आप हैं अभी, उनको राजनीति की एक धारा बहुत साफ मिल गई थी। धारा आपकी भी साफ हो सकती है। आप एक हमारे, मैं बेहिचक कहूँगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय ही खेल है, उससे जुड़े हुए हैं, उसके एक इम्पॉर्टेंट पद को होल्ड करते हैं आप, और बहुत आप पर्दे के पीछे, मुझे ये भी मालूम पड़ता है, पहले भी मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा काम आप करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट है, आज लोग मुझसे भी पूछते हैं कि देवेंद्र या तुष्मुल कहाँ है और आगे क्या है। अब तक तो नरेंद्र जी की धारा बहुत साफ थी, शिवराज जी की धारा बहुत साफ थी, प्रभात जी की धारा बहुत साफ थी। इन लोगों की धारा में कौन बाधा पैदा कर रहा है? नहीं, मैं इसको वादा नहीं मानता, ये कोई वादा नहीं है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में क्या कभी किसी ने सोचा था कि गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनके बारे में एक बार के वो विधायक थे, कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन कार्यकर्ता बहुत पुराने थे। पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में कोई सोच सकता था? 2 बार के एमएलए थे, वो बन गए। ऐसे असंख्यक भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जिम्मेदारी कब पार्टी देगी, पद कब देगी, इस बारे में हमको चिंता नहीं करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी तय करे कि मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं, हम उस योग उस समय रहें और कोशिश करें हम अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में हमेशा तैयार रखें, चाहे वो 30 की उम्र हो, चाहे वो 35 की हो, चाहे 60 की हो, चाहे 65 की हो। कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। और निश्चित तौर पे आपने कहा कि असंख्यक कार्यकर्ता, निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ जो मेरे पिता के साथ बाल उम्र से उनके साथ रहे और आज भी वो कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको देखता हूँ। पिता इतने ऊपर है, लेकिन वो ये महसूस करते हैं कि हमारा नेता वहाँ है, वो इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। रही हमारी धारा की बात, तो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब तय करेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और हम ये चाहेंगे हमेशा कि हम अपने व्यक्तित्व को हमेशा इतना साफ रखें, इतना उज्जवल रखें लोगों के सामने
कि जब भी कोई जिम्मेदारी आए उसको हम अच्छे से निभाने के लिए तैयार रहें। एक चीज बीजेपी के लिए ये भी कही जाती है कि पहले इस पार्टी में, मैं नहीं कहता कि अभी के कोचेस जो हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहने वाले कहते हैं कि धारा बहुत बदल चुकी है बीजेपी की। पहले प्यारेलाल खंडेलवाल जी थे, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, और ये इतने अच्छे प्रशिक्षक थे कि नरेंद्र जी जैसे हीरे पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी। शिवराज जी चमकते थे, प्रभात जी चमकते थे हीरे की तरह, तो वो बुला लेते थे, आओ हमारी कोई इच्छा नहीं है, तुम आगे बढ़ो। अब के कोचेस जो हैं वो कई बार इसमें अटक जाते हैं कि कांग्रेस से ले आते हैं, सरकार में कुछ चक्कर है तो यहां से आ जाएंगे, ये सीट कमजोर हो रही है तो कांग्रेस का बंदा आ जाएगा तो झाबुआ में भी हम ले जाएंगे आगे। ऐसे में क्या देवेंद्र जी को चिंता नहीं होती कि अपना कुशाभाऊ ठाकरे है ना प्यारेलाल खंडेलवाल? देखिए, मुझे लगता है कि जिस दल में हम काम करते हैं उस दल के अंदर सिर्फ दल ही सबसे बड़ा नेता होता है। प्रकृति जैसे बदलती है, जैसे सुबह होती है ऐसे शाम होती है, ऐसी समय भी बदलता है, तो ये सब चलता रहता है पार्टी में। और जहाँ तक कोचेस की मैं बात करूँ तो मैं नहीं कहूँगा, देखिए बहुत अच्छे से काम हो रहा है। पूरे देश में अधिकतर राज्यों में सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सरकार फिर से बनाई है, और रहा कांग्रेस का आना जाना, कांग्रेस के लोगों का आना जाना, तो देखिए जब पार्टी बड़ी होती है, पार्टी के जो नेता हैं हमारे मोदी जी या शिवराज जी हों, उनको लगता है कि इनके साथ मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता हूँ। जब भी आपने खंडवा में सचिन बिरला जी ने पार्टी ज्वाइन की, वे चाहते तो वहाँ भी विधायक रह सकते थे, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ परेशानियाँ उनको लगती हैं कि वो ज़्यादा काम वहाँ नहीं करा पा रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा देकर आता है, फिर चुनाव लड़ता है, फिर जीतता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया है। देखिए उसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं भोपाल पढ़ता था जब पिछली बार हम बैठे थे, मैंने आपको बताया भी था। तो रघुनंदन शर्मा जी हुआ करते थे, प्यारेलाल खंडेलवाल जी हुआ करते थे, ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी रहे जो कभी नेता नहीं, उन्होंने हमेशा पार्टी के मेंटोर के रूप में काम किया और असंख्य कार्यकर्ताओं को गढ़ने का भी काम किया। आज जो निश्चित तौर पर चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हम बात करें, आज जो अच्छी मजबूत भाजपा जो दिखाई देती है वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के द्वारा गढ़ी हुई भाजपा है। तो ऐसा चलता रहेगा, आगे भी नए और अच्छे कार्यकर्ता आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता बनना बंद हो गए, पार्टी बड़ी हो रही है और कार्यकर्ता भी ज़्यादा अच्छे हैं और भी अच्छे काम करते रहेंगे। लेकिन मैंने जितना बीजेपी के टॉप लीडर से सुना है कि 30 साल के बाद जो टॉप लीडरशिप इस समय मध्य प्रदेश की है उसकी दिशा तय हो गई थी। आप लोगों की दिशा अभी मैं नहीं कहूँगा तय नहीं है, लेकिन बहुत साफ समझ में आना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को। इसमें क्या लगता है आपको, ये भी पार्टी पर छोड़ेंगे ही? देखिए मैं भी हूँ, मैं भी राजनीति में भी हूँ, पार्टी का सदस्य भी हूँ। हमारा मेन काम क्या होना चाहिए? हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जनता के जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें सुबह से लेकर शाम तक, उस दिशा में हमको काम करना है। अब ये हम कहें कि हमको पार्टी कुछ देगी तभी हमें काम करना है, ऐसा तो संभव नहीं है। मेरे पिता को उस समय कोई ये थोड़ी पता था कि कुछ बहुत आगे बनने वाले हैं, एक विचार के लिए काम कर रहे थे। और जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं पार्टी में, उसी प्रकार से हमारा भी स्थान है। जब पार्टी को उचित लगेगा कि हमसे ये काम करवाना है, हमारी ये जिम्मेदारी तय करनी है, तो वो तय करेगी, इसके लिए वो स्वतंत्र है। इसमें धारा ढूंढने वाला विषय नहीं है। हम काम कर रहे हैं, अपने आप को बेदाग रख कर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यही हमारी उपयोगिता है, यही हमारी विशेषता है। आपके यहाँ ऐसी दलील देने वालों की भी कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि जब तक पिता राजनीति में है पुत्र को किसी भी टिकट वाली व्यवस्था में नहीं लाना चाहिए, यानी उनको निर्वाचन में नहीं उतरना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्या ऐसी कोई सोच दृष्टि के बारे में सुना आपने? ऐसा मैंने सुना नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। और पार्टी को जो, देखिए इस बारे में मैं कुछ कहूँ ये जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो निर्णय होते हैं ये सब पार्टी के प्रमुख लोग करते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि बेटा लड़ेगा नहीं लड़ेगा, जब जहाँ जिसकी उपयोगिता उसके हिसाब से पार्टी उपयोग करेगी, ऐसा मैंने नहीं सुना। एक थोड़ा पॉलिटिकल फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है।
आप सबकी भी तवज्जो चाहूँगा जो यहाँ बैठे हैं। इकोसिस्टम जिस तरह से होता है प्रकृति का, जिसके एक सिरे पर आदमी होता है, दूसरे सिरे पर टाइगर होता है, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का रिश्ता भी ऐसा ही है। आप इसलिए मजबूत हुए कि उस समय रूलिंग पार्टी कांग्रेस बहुत मजबूत थी, आपकी भिड़ंत इंदिरा गांधी से थी और आपकी पार्टी के नेताओं ने बखूबी ये लड़ाई लड़ी। आज आप अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं, ये एलिगेशन बार बार सामने आता है, तो क्या आप खुद को कमजोर नहीं कर रहे? हमने कहाँ कमजोर किया, मुझे तो ये बताइए। कांग्रेस अपने आप लगातार कमजोर होती जा रही है, इसमें हमारा क्या दोष है? आज कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस का जो नेतृत्व करते हैं आदरणीय राहुल जी, उनकी पार्टी में सुनवाई नहीं है। उनके नेता इसलिए पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि राहुल जी की नहीं सुनी जा रही, वहाँ मम्मी जी की सुनी जाती है। तो ये कांग्रेस अपने आप हो रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और हमने कब कांग्रेस को कमज़ोर किया बताइए? कांग्रेस अपने काम से, अपने जो जिस टाइप के निर्णय वो करती है उससे लगातार कमज़ोर हो रही है। कैप्टन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे पंजाब में, सेल्फ गोल किया, पूरी देश कह रहा है कि सेल्फ गोल किया है, तब कांग्रेस खुद ही कमज़ोर हो रही है। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कांग्रेस को कहाँ कमज़ोर किया बताइए? जी, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस अपनी खुद अंतर्निहित कमजोरियों की वजह से कमजोर? निश्चित तौर पर। आज हमारी सरकार बनी यहाँ पर तो ये हमने थोड़ी कोशिश की। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, पार्टी के साथ आना चाहते हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव हुए, चुनाव में 40-40, 50-50 हज़ार मतों से वो लोग जीते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं है, ईवीएम में तो कुछ हमने किया नहीं, अपने आप जनता ने उनको जिताया। तो जनता जिता रही है, इसमें हमारा क्या दोष है? हमने कहाँ कांग्रेस को कमजोर किया? कांग्रेस अपने कर्मों से कमजोर हो रही है, कांग्रेस की दिशा ही तय नहीं है। मुझे ये बताइए, इस समय एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा जी टॉप लीडरशिप होता था, चाहे भारतीय जनता की पार्टी की बात करें या कांग्रेस की करें। आज बीजेपी में समीकरण ग्वालियर चंबल के इर्द गिर्द है। सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एक बड़ी पावरफुल लीडरशिप है ग्वालियर चंबल से। सिंधिया साहब हैं जी, आपके पिताजी हैं, प्रभात जी हैं जी इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, एक पूरी जमात है जी। फिर भी ये कहा जाता है कि इस अंचल को जो मिलना चाहिए, ये अंचल अभी उसका इंतजार कर रहा है। आप खुद एक युवा के नाते आप क्या देखते हैं? मैं ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल दोनों की बात करता हूं, क्या हम अब सही रास्ते पर आ गए हैं या अभी भी इंतजार है? शरद जी, आप मेरे ख्याल से कम आते हैं ग्वालियर, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जिस प्रकार से ग्वालियर का सर्वांगीण विकास हुआ वो काबिले तारीफ होना चाहिए। और ये बहुत सारे युवा यहाँ पर हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि एक समय शिवपुरी लिंक रोड की हालत क्या हुआ करती थी, एक बार झांसी रोड की हालत क्या हुआ करती थी, एक बार पुरानी छावनी वाला जो रोड है उसकी क्या हालत हुआ करती थी। ऐसे तमाम काम है, चाहे अब मैं गिनाना चालू करूं तो बहुत सारे हैं। 1000 का जो अस्पताल है बहुत लंबे समय से पीड़ित था, वो ग्वालियर को मिला। ऐसे तमाम परियोजनाएं ग्वालियर में आ रही हैं। स्मार्ट सिटी में ग्वालियर शामिल है। पहले 12-12, 15-15 फीट की सड़कें हुआ करती थी, आज 30-30, 40-40 फुट की सड़कें हैं। डिवाइडर अच्छे बन रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आगे भी हो रहा है, आगे भी होगा। मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ी समस्या कहलाती थी जो हवाई यात्रा की, तो जब 2019 में उड़ान योजना के अंतर्गत ग्वालियर से लगातार 4 फ्लाइटों का संचालन शुरू हुआ जो लगातार जाती हैं। उसमें जम्मू है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, और अभी जब से ज्योतिराज सिंधिया जी ने कमान संभाली है तब से 3-4 फ्लाइट और ग्वालियर को भी एडिशनल मिल गई और भविष्य में और भी मिलेंगी। वो भी और तेज़ गति से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्वालियर सही दिशा में जा रहा है। और कभी आप डवरा जाइए, कभी भितरवाड़ जाइए, और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप आम आदमी की तरह बनकर जाइए और वहाँ के रोडों के बारे में आप चर्चा कीजिए कि यहाँ रोड कैसी बनी है। डवरा से अगर आपको बिछोर जाना है, भितरवाड़ जाना है, तो 4 से 5 घंटे लगा करते थे, आज 20 से 25 मिनट, 30 मिनट में लोग पहुँचते हैं। ऐसी बहुत सारी रोड हैं। क्योंकि मेरे पिता सांसद रहे हैं तो उन्होंने विकास में कोई कसर छोड़ी नहीं है। देखिए, और विकास की बात करें तो निश्चित तौर पर विकास की संभावनाएं हर डिस्ट्रिक्ट में,
हर प्रदेश में, हर देश में कहीं भी चलाइए, कितना भी विकसित डिस्ट्रिक्ट हो, विकास की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधि मिलकर, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीएसपी के हों, चाहे भाजपा के हों, सब मिलकर क्षेत्र के बारे में सोचें और एक प्लेटफॉर्म से सोचें कि हमें क्या करना है। श्रेय की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर उस दिशा से हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है। बीजेपी के ये एक बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बार हम लोग अनौपचारिक चर्चा में उनके साथ थे। उनका ये कहना था कि अब हमें बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो युवाओं को नौकरियां दे सकें। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बीएसपी, ये वो वाली बीएसपी नहीं है। उनका कहना था बिजली, सड़क और पानी ये हमारी पहचान रहे 2003 से लेकर 2018, 19, 20, जब तक आप माने। लेकिन अब ये बहुत हो गया। अब हमें सड़क, बिजली, पानी से आगे निकलकर रोजगार, हेल्थ और इन तमाम चीज़ों पर जो मध्य प्रदेश को आगे ले जाए, मध्य प्रदेश इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही बात कहते हैं कि ये मेरा अगला एजेंडा है। इस पर हम कितनी तेजी से और कब आगे बढ़ें? देखिए, इंदौर में पीतमपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में से एक कहा जाता है। तो अगर हम केवल सड़क, बिजली, पानी की बात कर रहे होते तो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हो पाता, और ये भाजपा के कार्यकाल में ही हुआ है। तो ये नहीं कहें कि केवल बिजली, सड़क, पानी, देखिए वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी उस समय ये प्रमुख मांग थी कि ना तो बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़क की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। आज जल नल योजना के माध्यम से पूरे गांव-गांव में, पूरे देश भर में गांव-गांव में टंकी योजना बनाई जा रही है, जिसमें गांव में टंकी होगी ग्राम पंचायत में और घरों में उससे सप्लाई होगी। ये केंद्र सरकार की योजना है जो लगातार काम कर रही है। सड़क और बिजली की बात करें तो निश्चित तौर पर जब से भाजपा की सरकार है तब से सड़क बहुत अच्छी है। आप भोपाल रहते हैं, इंदौर का आपको याद होगा 6-7 घंटे लगा करते थे, मैं भी 2004-5 में जाया करता था, लेकिन आज आप देखिए 2.5 घंटा लगता है। और ऐसे तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको जोड़ने का काम शिवराज जी ने अपनी सरकार के माध्यम से किया है। और बिजली, सड़क, पानी, देखिए मूलभूत सुविधा तो चाहिए ही ना। अगर अच्छी सड़क नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा? गाँव में अगर बहुत अच्छा कुछ प्रोडक्ट बनता है, जैसे दूध को ले लीजिए, चाहे सब्जी को ले लीजिए, अगर आपके गांव में सब्जी बहुत अच्छी होती है और मुझे शहर में पहुंचानी है, तो अगर सड़क नहीं होगी तो हम कैसे पहुंचाएंगे? तो वो रोजगार भी, वो भी एक रोजगार का माध्यम है। अगर दूध बहुत अच्छा आपके क्वांटिटी में होता है और उसकी सप्लाई हमको अगर अपने ज़िले में करनी है तो उसके लिए हमको रोड तो चाहिए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि गाँव का अगर विकास करना है तो हमें गाँव को शहरों से जोड़ना होगा, और उसकी एकमात्र उसमें कि उनकी जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी वो थी प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना। उसके माध्यम से उन्होंने आज गाँव को शहरों से जोड़ा। तो आज आप देखिए ना, गांव शहर से जुड़ गए हैं, लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि लगातार इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, रोजगार मिलना ही चाहिए युवाओं को, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शिवराज जी बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं, और मुरैना में एक फर्नीचर क्लस्टर बहुत बड़ा ओपन होने वाला है, जिसमें बहुत अच्छा और काफ़ी लोगों को रोजगार उसमें मिलेगा। 2 सवालों से कंक्लूड करूंगा। बड़ा सीधा सवाल है मेरा जी। हालांकि आप क्या जवाब देंगे ये मैं अनुमान लगा सकता हूं, वो तो पार्टी ही तय करेगी। जी, चुनाव मुरैना से लड़ेंगे या ग्वालियर से? अब मैं इसमें कैसे कह सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा ये भी तय नहीं है, क्योंकि जी हमारे यहाँ तो जो भी डिसीजन होता है वो पार्टी तय। मेरे पिता के बारे में भी पार्टी डिसाइड करती है, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी तो कोई हैसियत है नहीं, तो मैं कुछ कहूँ उसमें ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो उसका मैं आंसर कैसे दे सकता हूँ आपको। लेकिन लगातार मैं ग्वालियर और मुरैना के लोगों के लिए सतत संपर्क में रहता हूँ, और उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं उनको सुलझाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। मेरी चॉइस कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मेरा अभिमत है कि ग्वालियर से लड़ना चाहिए। बाकी जब कभी वक्त बताएगा कि पार्टी आपकी क्या तय करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ग्वालियर रहना चाहिए। और यहाँ युवा नेतृत्व की और यही शुभकामनाएं तुष्मुल जी के लिए भी रहेंगी मेरी। जब कभी ऐसा विषय आएगा तो आपके विचार को जरूर हम शामिल करेंगे। अब वो जहाँ पहुँचना है पहुँच ही जाएगा। बाकी ये कहेंगे कि ये पत्रकार लोग कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हैं। अब साहब, बोलना तो हम लोगों का
ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है जिसको कह लीजिए। चलिए। नहीं नहीं, मैं आपका जी। बहुत आदर भी करता हूं, और जब भी कुछ लोगों से बात होती है तो महसूस करता हूं कि आपको दिल्ली में किसी बड़े जगह और होना चाहिए, अब भोपाल आपके लिए छोटा है। देखिए, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बदल रहे हैं। कंक्लूड कर रहा हूं इस सवाल से। मुझे ये जी। बताइए कि मैंने जो सवाल मितेंद्र जी से पूछा, 2023 में अगर बीजेपी 5वीं बार, जी। तो क्यों? मैं ऐसा मानता हूं कि जब इससे पहले भी कई सरकारें रही, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की नब्ज को समझ के विकास को जो रफ्तार दी है, वो कोई दूसरी पार्टी नहीं दे सकती, चाहे सेंट्रल की बात हो चाहे स्टेट की बात हो। आज जिस प्रकार से सरकार शिवराज जी ने योजनाओं को क्रियान्वित किया, जिस प्रकार से कोविड में हमने रोकथाम की, और भी बहुत सारे अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि शिवराज जी पर मध्य प्रदेश की जनता का एकदम अभूतपूर्व विश्वास उनके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि इसलिए उनको चुनना चाहिए भविष्य में। शिवराज जी की स्ट्रेंथ और जनहितकारी योजना है, आप मानते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल। यूएसपी है बीजेपी की, और इसीलिए आपका दावा है कि देखिए, 5वीं बार भी शिवराज और बीजेपी। योजनाओं की बात करें तो योजना तो उनकी बहुत सारी हैं जो लोकप्रिय भी हैं, लेकिन जिस योजना के माध्यम से मैंने महसूस किया, वो जो बुजुर्गों को उन्होंने जो तीर्थ के दर्शन कराए, तो जो बुजुर्गों ने उनको जो आशीर्वाद दिया, मतलब जो काम माता पिता का हो, तो बच्चों का होता है कि माता पिता अपने दादा दादी को वो तीर्थ के दर्शन कराएं, वहाँ लेकर जाएं, वो काम शिवराज जी ने लाखों लोगों को इस प्रदेश के दर्शन कराए। तो वो जो योजना है वो अपने आप में बहुत ही अलग है और दिल को छू लेने वाली है। तो उससे जो आशीर्वाद शिवराज जी को मिला है, इसीलिए वे फिर से एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर आपको, Thank you मजा so आ गया much. आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको बहुत मौका शुक्रिया, दिया। थैंक यू सो बहुत मच। थैंक शुक्रिया, यू। थैंक यू, थैंक यू। और वही गंभीरता है। प्लीज 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 प्लीज, बहुत धन्यवाद।